कि इसराइल की इतनी कैपेसिटी है, वन साइडेड होना है ये सारा, एयर डिफेंस है नहीं उनके पास, एयरफोर्स उनको शाह फिरान के ज़माने के जहाज़ हैं, F-14 और F-4 फैंटम, दोनों अमेरिका के बने हुए हैं। कब से उनके स्पेयर पार्ट बंद है? 40 सालों से उनके तो स्पेयर पार्ट्स भी नहीं मिल रहे, पता नहीं कैसे उड़ा रहे हैं। सरप्राइज तो एयरफोर्स तो है ही नहीं उनकी। आपने कंपेयर किया पाकिस्तान एयरफोर्स वर्सेज ईरान है, बिल्कुल ड्रॉ करें ना कि एयर पावर कितनी इंपॉर्टेंट हो चुकी है। तो उनके पास वो भी नहीं थी, उनके पास सिर्फ एक सरफेस टू सरफेस मिसाइल बचे थे और एक न्यूक्लियर प्लांट, जैसा भी हो, अगर जितना उस पर काम कर रहे थे वो एक अलहदा बात है, अगर उसकी डिटेल चाहेंगे तो मैं शेयर कर लूँगा। तो न्यूक्लियर पे जाना या ना जाना अलहदा बात है। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि जितनी मैसिव डिस्ट्रक्शन होनी है और जितनी टारगेटिंग वो कर पाए पहले दिन, इतनी फोकस्ड, इतनी लीथल ऑब्वियसली, और फिर अंदर से ड्रोन अटैक हो, अंदर से ड्रोन। तो आपका ख्याल था कि ईरान ने सरप्राइज शायद सस्टेन ना इतने दिन कर सके और शायद नेगोशिएशन पे मान ले। किसी के पास पावर हो या किसी की गन में बुलेट है तो ये बताता नहीं है मेरे पास बुलेट है, वो फायर कर देता है। अगर डोनाल्ड ट्रंप या अमेरिकन प्रेसिडेंट ये ट्वीट करते हैं कि हमें पता है कि ईरानियन सुप्रीम लीडर कहाँ छुपे हुए हैं, हम उन्हें अटैक करेंगे, तो ये डराने की कोशिश कर रहे हैं, मुज़ाकरात वो अब करना नहीं चाहते फौरी तौर पे। तो इस ट्वीट से आपने क्या गेस किया, ये क्या हासिल करना चाहते हैं? आज़म साहब, दुनिया फौजें सिर्फ दुनिया की किसी जगह की भी हो, पाकिस्तान की भी हो, इंडिया की हो, ईरान की हो, इसराइल की हो, स्टैंड अलोन नहीं लड़ती, लोगों की बैकिंग से लड़ती है। जिस दिन आपने देखा पाकिस्तान के लोग कितने डिसइंटीग्रेटेड, पोलराइज थे जंग से पहले, इकट्ठे हो गए, बिल्कुल हुए, लोगों ने कहा कि ये बड़ा थ्रेट है। तो लोगों की बैकिंग या सपोर्ट या इंस्पिरेशन से फौजें लड़ती हैं। मैं अगर एयरफोर्स हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं एयरफोर्स हूँ, मैं एक वेपन हूँ इस कौम के हाथ में। बिल्कुल ठीक है, ये कौम है, वेपन मानी खेज बिल्कुल नहीं हो सकता जब तक ये जिस्म काम नहीं कर। ये फायर उस वक्त करेगा जब जिस्म में इंस्पिरेशन होगी, एनर्जी होगी, थिंकिंग होगी, जब आप ये उस वक्त फायर करेगा। मिलिट्री हार्डवेयर लेने से कुछ नहीं होता कि आपने कितने जहाज ले गए पीछे भी। ये जो किया जा रहा है कि आपको पता नहीं है क्या आएगा, हमें पता है लीडर कहाँ छुपे हैं, ये क्या कर रहे हैं? दे वॉन्ट टू ब्रेक द विल ऑफ द पीपल ऑफ ईरान। ओके, कि तुम नहीं हो, तुम्हारा शाम तक तुम्हें नहीं पता तुम्हारे साथ क्या होना, ये नहीं होना। ये साइऑप्स मैंने जो लफ्ज़ यूज़ किया था थोड़ा, ये वो है, यानी विल टू फाइट। जिस दुनिया के बड़े से बड़े मुल्क में आप ख़त्म कर दें, वो जंग तो हार जाते हैं। ईरान क्या कर रहे हैं? ये देखिए, मैं आपको एक और आपके व्यूअर्स को और आसान कर देता हूँ। देखिए, ईरान का जो रकबा है इसराइल से 70 गुना बड़ा है। ऐसा ही पॉपुलेशन 10 गुना ज़्यादा, पॉपुलेशन को साइड पर कर देते, रकबा 70 गुना ज़्यादा है। और जो दोनों का रकबा नहीं समझते, मैं और आसान कर देता हूँ, पाकिस्तान का से इसराइल 40 हिस्से छोटा है। ओके, 40वां हिस्सा है। और सिंपल कर देता हूँ, KPK का चौथा हिस्सा है। ये तो कोई बहुत छोटा शहर बन ये रकबा है। अब बताइए, ये इसराइल है, KPK का चौथा हिस्सा। अब जब वो बॉम्ब करते हैं, 200 जहाज लाते हैं, तो इसके पास तो 70 गुना बड़ा इलाका है। ये खौफ नहीं आप फैला सकते पूरे मुल्क में और 10 गुना ज़्यादा लोगों में। जब ये ईरान फायर करता है तो अब जगह मैंने बता दी, KPK का चौथा हिस्सा। जब आप 150 मिसाइलों में से 40 पहुंचा देते हैं इसराइल किसी तरीके से, और वो मैं बाद में अगर आप पूछेंगे तो बताऊंगा कि पहुंचते कैसे हैं। आना है वो भी। जब पहुंचते हैं तो आपने 90 लाख लोगों को एलिमेंट ऑफ इनसिक्योरिटी, खौफ में मुब्तला कर दिया, क्योंकि ये लोग आदी नहीं थे। मैं विल टू फाइट पे अभी तक बात कर रहा हूँ। ये लोग आदी नहीं थे, जो वहां के लोग थे। उनको ये पता था कि यहां से टेक ऑफ करते हैं जहाज, फलां मुल्क में जाके बॉम्बिंग करते हैं, फलां जाके बच्चों को मारते हैं, फलां जाके आर्मी को, फलां की लीडरशिप नॉकआउट कर देते हैं, उसको घुटने पे टेकते हैं, वहीं पे कहीं एग्रीमेंट कर लेते हैं। हमें टीवी पे खबर आ जाती है कि हमने खुद कभी मोर्चों में जाना नहीं देखा था इसराइलियों ने। फूड सप्लाई शॉर्टेज नहीं पता थी उनको ये नहीं पता था ग्रिड स्टेशन तबाह हो जाए तो बिजली के बगैर रात कैसे गुजारते हैं। ये फर्स्ट टाइम हुआ है। और इतने छोटे एरिया पे जब आप रिपीटेडली करेंगे और 4-5 रातें लोगों को सोने नहीं देंगे, तब लोगों को रियलाइज होएगा कि जंग की कोई कीमत होती है। ईरान ये कर रहा है अब इस वक्त इसराइल के साथ। जो ईरानी अवाम है, अब उसमें तो एक सेंटिमेंट ये भी आ रहा है कि वो अपने मौजूदा रजीम से, गवर्नमेंट से कह रहे हैं कि आपने एटम बॉम्ब या एटॉमिक वेपन बना क्यों नहीं लिया, इसी खतरे से लिए तो हमने बनाना था। तो वो ये थोड़ी रिजेंटमेंट या गुस्सा वो शो कर रहे हैं। लेकिन ईरानी अवाम तो फिर बहुत रेजिलियंट है, उन्हें नहीं फ़र्क पड़ता कि ठीक है जंग हो रही है, ज़िंदगी नॉर्मल है वहाँ पे। या शुरू में हमने खबर सुनी कि राशनिंग की जा रही है, पेट्रोल जो है वो 15 लीटर मिलेगा, रश लोगों का है। इस वक्त वहाँ पर हालात किस तरह देखते हैं आप? देखिए, जैसे मैंने कहा था ना कि लोगों की आप रेजिलियंस को हिट करते हैं, यानी उनकी जो इंटेंशन, विल टू फाइट, इसमें हिट करते हैं। ईरान बहुत रेजिलियंट कौम है, बल्कि ये कौम नहीं है, मैं इसको कहूँगा ये तहजीब है। ऐसा ही हज़ारों साल पुरानी है।
तो खास तौर पे अभी रिसेंट और उनके यहाँ मरना जो है वो हारने से बेहतर है, बेहतर है, वो इसको तरजीह देते हैं। तरजीह दे रहे हैं। आपने बयानात भी सुने होंगे और नजर भी आया कि विलिंगली जाने को तैयार है। दूसरी बात आप एक और इंपॉर्टेंट नोट करें कि उन्होंने इराक के खिलाफ 8 साल जंग लड़ी, बिल्कुल राइट और रॉन्ग नहीं पढ़ते, फाइट बैक किया, बिल्कुल किया। पिछले 20 सालों से ऑलमोस्ट उनके ऊपर सैंक्शंस हैं, ट्रेड नहीं हो रहा, तेल फॉर्मली ऑफिशियली नहीं बेचने दिया जा रहा, दुनिया के साथ कारोबार नहीं कर सकते, इन हालात में सर्वाइव कर रहे हैं। तो डिपेंड करेगा, जैसे मैंने अर्ज किया, कि वो नेगोशिएशन टेबल जितने दिन भी चलती है, ये मेरे लिए प्लेजेंट सरप्राइज है कि 6-7वें दिन में एंटर हो गई। बस आई वाज थिंकिंग कि जब तक आपके साथ लोग होते हैं ना, जब वो सफरिंग बर्दाश्त करने को तैयार होते तो हैं, फिर आप लड़ लेते हैं। फिर आप लड़ लेते हैं। जो आपने कहा राशनिंग, आपका ख्याल था कि ये दूसरे तीसरे मेरा ख्याल ये था कि इजराइल की इतनी कैपेसिटी है, वन साइडेड होना है ये सारा, एयर डिफेंस है नहीं उनके पास, एयरफोर्स उनको शाह फिरान के ज़माने के जहाज़ हैं, F-14 और F-4 फैंटम, दोनों अमेरिका के बने हुए हैं। कब से उनके स्पेयर पार्ट बंद है, 40 सालों से उनके तो स्पेयर पार्ट्स भी नहीं मिल रहे, पता नहीं कैसे उड़ा रहे हैं। सरप्राइज, तो एयरफोर्स तो है ही नहीं उनकी। आपने कंपेयर किया पाकिस्तान एयरफोर्स वर्सेज ईरान है, बिल्कुल ड्रॉ करें ना कि एयर पावर कितनी इंपॉर्टेंट हो चुकी है। तो उनके पास वो भी नहीं थी, उनके पास सिर्फ एक सरफेस टू सरफेस मिसाइल बचे थे और एक न्यूक्लियर प्लांट, जैसा भी हो, अगर जितना उस पर काम कर रहे थे वो एक अलग बात है, अगर उसकी डिटेल चाहेंगे तो मैं शेयर कर लूँगा। तो न्यूक्लियर पे जाना या ना जाना अलग बात है। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि जितनी मैसिव डिस्ट्रक्शन होनी है और जितनी टारगेटिंग वो कर पाए पहले दिन, इतनी फोकस्ड, इतनी लीथल ऑब्वियसली, और फिर अंदर से ड्रोन अटैक, अंदर से ड्रोन। तो आपका ख्याल था कि ईरान ने सरप्राइज शायद सस्टेन ना इतने दिन कर सके और शायद नेगोशिएशन पे मान ले कुछ दिनों बाद, बट 7वां दिन आई एम इम्प्रेस्ड। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, इस पे मुझे रजीम चेंज पे जो आखिरी बात करनी है, जो रज़ा शाह पहलवी 2 हैं जो इस वक्त अमेरिका में मुकीम है, उनके बयानात का एक प्रॉपर सिलसिला शुरू हो गया और वो ईरानी अवाम से कह रहे हैं कि आप उठ खड़े हों, हम 100 दिन में अबूरी हुकूमत बनाएंगे, फिर वो यहाँ पर एक जमहूरी सेटअप आ जाएगा। अगर किसी भी केस में जो करंट ईरानी रजीम है ये एलिमिनेट होता है तो इसके बाद आप क्या देखते हैं? वहाँ कोई सेकंड टियर क़यादत या कोई ऑपोजिशन मौजूद है जिसे ईरानी अवाम भी पसंद करते हों? देखिए, ऑपोजिशन तो हर जगह ही होती है, ये डिपेंड कर देगा वो कितनी मेजॉरिटी में है और इनके साथ क्या किया जाता है। आपने नोट किया मेजर लीडरशिप तो उन्होंने वैसे ही एलिमिनेट कर दिया, सिर्फ उनके आयतुल्ला रह गए, आयतुल्ला, और बाकियों का आपके सामने वो कर दिया। मेरा नहीं ख्याल कि ये, और जाहिर है उसका तो मकसद ही ये है, इजराइल का और अमेरिका का मकसद ही यही है। मैंने शुरू में आपको कहा कि कन्फॉर्मिस्ट किस्म का लीडर होना चाहिए जो कन्फर्म करे। मैंने आपको लिख के भेजा, आपने कहा जी हो जाएगा। अगर वो ऐसा करते हैं और ईरानी अवाम जो बगावत करते हैं और वो खड़े हो जाते हैं तो फिर क्या? अगर जेन्युइनली लोग डिस्टर्ब हैं, मेरे पास कोई डाटा नहीं है टू शेयर, टू ऑथेंटिकेट जो आपने सवाल किया कि हाँ जी उठ खड़े होंगे तो ठीक हो जाएगा। मेरी फील ये है कि अगर ये लोग खड़े होते हैं ऑब्वियसली, और अगर हाइपोथेटिकली कह रहा हूँ, अगर मेजॉरिटी खड़े हो जाते हैं उसके खिलाफ तो फिर शायद सर्वाइव कर जाए। लेकिन अगर मेजॉरिटी इस वक्त प्रेजेंट गवर्नमेंट के साथ है, जो इस वक्त है हुकूमत जो है उनके साथ है, रजीम का लफ्ज़ ही वो लोग यूज़ करते हैं। मैं रजीम बड़ा केयरफुल हूँ ना इस्तेमाल करने में, कि मैं कह रहा हूँ ये हुकूमत है ऑब्वियसली, तो रजीम तो उसको कहेंगे ना जो कोई प्लांटेड है और ये बाहर से आ गए, कोई उस तरह के लोग हैं, तो ये हुकूमत है इस वक्त। अगर इनके जाने पे लोग, अगर मेजॉरिटी ऑफ ईरान खुश हैं तो वो तो वक्त बताएगा। बिल्कुल ठीक। इस वक्त तो मेरे पास कोई ऐसा डाटा नहीं है या सर्वे नहीं है, और जो हैं वो सॉरी टू से वो वेस्टर्न बायस्ड हैं और उन्हीं के हैं ज़्यादातर, उन्हीं के हैं, तो उसका तो हम किस तरह ट्रस्ट कर सकते हैं? अब हम कुछ बात कर लेते हैं, अभी आपने जिक्र किया भी, कुछ की तफसील भी शेयर करें। जो ईरान की कैपेसिटी है, अभी यहाँ आने से पहले मैं देख रहा था, कल रात उन्होंने बैलिस्टिक मिसाइल फायर किया है सेजल, जो कि 2000 किलोमीटर ज़्यादा की रेंज रखता है, 650 kg का वो वॉरहेड लेके जा सकता है, 17 मीटर वो तवील, और वो जब वो जा रहा था उस वक्त भी रात में उसकी पिक्चर सामने आ रही थी, समझ नहीं आ रही थी कि ये क्या चीज़ है। ईरान के पास खा वो आप उसकी एयरफोर्स की बात करें या आप उसकी मिसाइल टेक्नोलॉजी की बात करें, कितनी कैपेसिटी है, कितने दिन मजीद अभी आपको लगता है अब देख के कि ये स्टे कर सकता है, फाइट बैक कर सकता है? देखिए, ये है रिलेटिव टर्म में, मैंने शुरू में भी आपको अर्ज किया, ये रिलेटिव टर्म में है कि वॉर स्टेमिना किसका। वॉर स्टेमिना तो इजराइल के पास बहुत है, इसमें तो कोई शक नहीं। मैं चले आपके व्यूअर्स को और आसान कर देता हूँ। जब से इजराइल बना है पिछले 78 सालों में, तकरीबन 78 सालों में अमेरिका ने आज तक उसको मिलिट्री एड में $260 बिलियन का असला दिया। ओके, 78 सालों में। उसके मुकाबले में अब दुनिया में दूसरा नंबर 1 मुल्क है दुनिया में जिसको सबसे ज़्यादा अमेरिका ने एड दिया। ठीक है। दूसरे नंबर पर इजिप्ट है, 260 के मुकाबले में 50 बिलियन। ओके, ठीक। अगर पूरी दुनिया की मैं एड इकट्ठी करूं तो इजराइल की एड ज़्यादा है पिछले 78 सालों जो अमेरिका ने उसको दी। तो ये मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ लेवल ऑफ रेडीनेस या ओपन, उनके पास ऑप्शन है कि कौन सा असला उन्होंने खरीदा। तो ईरान के पास तो सिर्फ सरफेस टू सरफेस है, इसी पे रिलाई कर रहे हैं मुझे। और जैसे मैंने कहा कि ये कैंपेन अगर वो खतरनाक करते हैं तो आई फोरसी कि शायद वो इजरायली लोगों का स्टेमिना जल्दी रन आउट कर जाए इनके हक में, उनके ईरान के हक असले से पहले उनके लोग तंग आ जाएंगे
कि बस करें, खत्म करें। एग्जॉस्ट असले ने नहीं करना, व्हाट आई फोरसी। देखना, एक आइलैंड है छोटा सा, अब 3 दिन से शायद आप सुन रहे होंगे जी, डेगो गार्शिया में B-52 को स्टैंड बाय कर दिया। व्हाट इज डेगो गार्शिया, वो क्या चीज़ है, वो मैं अर्ज करता चलूँ। डेगो गार्शिया श्रीलंका और इंडिया के सदर्न टिप जो है वहाँ से 1800 किलोमीटर दूर, शायद ये जहाँ हम बैठे हैं हार्डली कोई गुलबर्ग एरिया के जितना एक आइलैंड है छोटा सा। ठीक है। ठीक, वो आइलैंड के ऊपर वो इतना सा जजीरा है, वहाँ पहले मकामी लोग नेटिव रहते थे। यूके ने जाके उनको कुछ साल, कई साल पहले वहाँ से निकाला, लालच देकर उनको माइग्रेट किया, फिर ये खुद कब्जा हो गया, फिर अमेरिका ने तोहफे में उसे ले लिया। इस वक्त तो इतना सा आइलैंड है जिसके ऊपर सिर्फ रनवे है और मिलिट्री बेस है और कुछ भी नहीं है, फिर पानी शुरू होता है, समंदर शुरू होता है, वहाँ वो बेस है। वहाँ उन्हें B-52 स्ट्रेटेजिक बॉम्बर रखे हुए हैं। ये मैं वॉर फाइटिंग की मैं कंपेयर कर रहा हूँ अभी तक। B-52 को इस्तेमाल करने की खबर है कि शायद जब न्यूक्लियर प्लांट को हिट किया जाएगा इजराइल के, तो B-52 इस्तेमाल होंगे, क्योंकि उसके पास सबसे ज़्यादा बंकर बस्टर एक मिसाइल वेपन है जो एयर टू सरफेस है, वो है उसके पास, जो डीप तकरीबन 200-250 फुट तक जाके पेनिट्रेट अंदर जाते हैं। और इनके प्लांट्स के बारे में खबर है कि ये एक टनल नहीं है, ये एक कंपाउंड है पूरा, एक पहाड़ों का सिलसिला है, ईरान का जो सिलसिला है, पहाड़ों का सिलसिला है पूरा, उसके अंदर उन्होंने बनाया हुआ है। मैंने पिक्चर्स देखी हैं उसकी, तकरीबन 90 मीटर के करीब, 300 फुट के करीब डीप उन्होंने बनाया हुआ है। उसको मारने के लिए एक बंकर बस्टर नहीं चलता, ना एक जहाज होता है, वो रिपीटेडली उनको करना पड़ेगा। अब वो, जैसे मैंने कहा, B-52 तकरीबन 60 साल पुराना जहाज है, 70 साल पुराना टू बी मोर प्रिसाइज, और 2050 तक उसको वो चलाना चाहते हैं, इतना इफेक्टिव है। उसको उन्होंने अपग्रेड भी किया है, जैमिंग भी किया है, लीथल भी किया है, इंजन बदल ली, इकोनोमाइज भी किया है। मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि कितना कुछ अभी इजराइल के हक में मौजूद है, लेकिन उससे पहले उनके अवाम एग्जॉस्ट कर देंगे। दैट्स द ओनली ऑप्शन। मिलिटरीली मेरा नहीं ख्याल कि ईरान, मैं अपनी जजमेंट दे रहा हूँ कि मेरा तर्जिया ये है कि ईरान, मेरा नहीं ख्याल कि मिलिटरीली बीट करेगा उनको। ये हिट बैक या पनिश या विल टू फाइट अगर पहले उनके लोगों की खत्म हुई और मिलिट्री लीडरशिप और लोगों के अंदर अगर गैप आया तो फिर शायद पॉसिबल। तो फिर ये बगावत तो इसराइल में भी हो सकती है और रेजिम वहां भी चेंज हो सकता है, वहां ये हो सकता है। शायद रेजिम चेंज ना इतनी जल्दी हो, लेकिन प्रेशर माउंट हो जाए, हो सकता है। रेजिम चेंज तो बड़ा लफ्ज है, मैं कह रहा हूँ इतना माउंट हो जाए प्रेशर, जैसे पहले लोग गाजा के खिलाफ भी तो खड़े हुए हैं ना इजराइल के अंदर से, तो वो एक पॉसिबिलिटी। अच्छा, ये बताएं कि